दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था। चीन, अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। 2027 तक जर्मनी और जापान से आगे के पायदान पर भारत होगा। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस का अनुमान है। डेटाबेस के अनुसार ये भारत के अनुमान से 2 साल पहले संभव। वर्तमान में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। 2027 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP $3,652 पहुंचने की संभावना है। कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर है, लेकिन भारत का माइक्रो फंडामेंटल मजबूत होने से अर्थव्यवस्था मजबूत है। अमेरिकी इकोनॉमी बढ़ रही भयंकर मंदी की ओर। अगले 12 महीने में मंदी में पहुंचने के 100% आसार हैं। ब्लूमबर्ग के 2 अर्थशास्त्रियों का आकलन है। आकलन के समय से पहले भी मंदी आ सकती है, यानी कि जो आकलन का समय तय किया गया है उससे पहले भी हो सकता है कि मंदी आ जाए। छोटी दिवाली पर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरयू आरती, दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। श्री राम मंदिर निर्माण का भी जायजा पीएम मोदी लेंगे। तो पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है। छोटी दिवाली पर अयोध्या जाने का पीएम मोदी का कार्यक्रम। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सरयू आरती करेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। दीपोत्सव भी करेंगे, उसमें शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। श्री राम मंदिर निर्माण का भी पीएम मोदी जायजा लेंगे। इंडिगो विमान की ईटानगर में टेस्ट लैंडिंग। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे नए हवाई अड्डे का उद्घाटन और इसी के साथ शुरू हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी। अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम है, क्योंकि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये पूर्वोत्तर राज्य। चीन के साथ इसकी 1160 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है और इसके अलावा भूटान, म्यांमार से भी कुछ 100 किलोमीटर की सीमा लगती है। अभी असम में उत्तरी लखीमपुर है ईटानगर का निकटतम हवाई अड्डा। सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना पर शहीदों के परिजन नाराज हैं। सीएम केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं ने सिसोदिया को भगत सिंह बताया था। इस पर क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों ने कहा, वीर शहीदों से भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। सस्ती राजनीति के लिए शहीदों, हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उनकी महान छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शहीद भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास में भगत सिंह निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा उनकी कहानियों को बढ़कर, उनकी कहानियों को सुनकर उनके जैसा बनना चाहता है। ऐसे में उनके नाम को सस्ती राजनीति के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दलों को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। गुजरात में बनेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। HCL के बाद देश में पहला प्राइवेट सेक्टर में एरो स्पेस कॉम्प्लेक्स है। एयरफोर्स के लिए 22,000 करोड़ की लागत से ये खरीदे जाने वाले 56 ट्रांसपोर्ट विमान गांधीनगर में आज रक्षा उपकरणों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो में पहली बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियां ही भाग ले रही हैं। वो भी विदेशी कंपनियां भाग ले रही हैं, वो हैं जो बड़ी डिफेंस कंपनियों से जॉइंट वेंचर में विमान प्रोडक्शन लाइन धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में स्थापित होंगी। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की घोषणा होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये प्लांट स्थापित करवाना मास्टर स्ट्रोक है। राज्यपाल के कुलपति बनते ही गुजरात विद्यापीठ में घमासान। ट्रस्ट में आचार्य देवव्रत को कुलपति बनाने का प्रस्ताव पारित। चयन प्रक्रिया के खिलाफ 9 ट्रस्टियों ने इस्तीफा दिया। आरएसएस से जुड़े हैं आचार्य देवव्रत और इसलिए 9 ट्रस्टियों का इस्तीफा।
राजनीतिक दबाव में कुलपति की नियुक्ति करने का आरोप महात्मा गांधी ने की थी। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। राजनीतिक दबाव में कुलपति की नियुक्ति करने का आरोप लगाया गया है। आरएसएस से जुड़े आचार्य हैं देवव्रत और इसलिए 9 ट्रस्टियों ने इस्तीफा दिया है। केरल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में अनबन और बढ़ गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रियों को चेतावनी दी है। राजभवन के खिलाफ बयानबाजी की तो बर्खास्त होंगे। इस सिलसिले में गवर्नर के ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट, मुख्यमंत्री मंत्रियों की सलाह देने का पूरा अधिकार है। राजभवन की मर्यादा भंग होने पर कार्रवाई होगी। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने आरोप लगाया, आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल मामले में राउत को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित भूमिका के लिए जुलाई में गिरफ्तारी हुई थी। राउत ने पिछले महीने पीएमएलए अदालत से जमानत मांगी थी। याचिका का विरोध करते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा, जांच एजेंसी के पास 2011 से रिकॉर्ड मौजूद हैं जो बताते हैं कि राउत पात्रा चौल परियोजना में शामिल थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ेगी। पिछले दिनों बारिश के कारण कई दिनों से ये निर्माण कार्य रुक गया था। भरतपुर से अयोध्या पहुंच चुके बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर, मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होंगे बंसी पहाड़पुर के पत्थर। समय पर मंदिर निर्माण के लिए काम करने की शिफ्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि जल्द से जल्द ये मंदिर निर्माण हो, इसके लिए शिफ्ट भी बढ़ाई जाएगी। गुजरात में छुट्टी लेकर वोट नहीं देने वालों की सूची बनेगी। पहली बार 1000 से ज्यादा कंपनियों का चुनाव आयोग से करार है। वोट नहीं देने वालों की सूची उपलब्ध कराएगी कंपनियां। नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे ऐसे लोगों के नाम जिन कंपनियों में काम करते हैं 500 से ज्यादा कर्मचारी। ऐसी 1017 कंपनियों के साथ एमओयू चुनाव आयोग कर चुका है। मतदान के दिन तक जारी रहेगा एमओयू का सिलसिला। तो ये मतदान के दिन तक एमओयू का सिलसिला जारी रहेगा और जो कंपनियां हैं वो उन लोगों के नाम बताएंगी जो वोट वाले दिन यानी मतदान वाले दिन छुट्टी जो लोग नहीं ले रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाई जाएगी। क्या केरल में अभी भी जारी है मानव बलि की जघन्य प्रथा? पठानमित्था जिले में केरल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 महिलाओं की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। मोहम्मद शफी उर्फ रशीद, भागवल सिंह और उसकी पत्नी लैला। तीनों पर एलंथूर गांव में 2 महिलाओं की बलि देने के आरोप हैं। क्षेत्र की कुछ और महिलाएं भी कई दिनों से लापता हैं। शिकायत लेकर पुलिस के पास कई लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला खुला तो उसके बाद अब लोग पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि कई और महिलाएं भी जो हैं वो कई दिनों से लापता हैं। किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने खाद्यान्नों के एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। मसूर की एमएसपी को 5500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। कैबिनेट ने सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं जूट की एमएसपी में 110 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। जो सरकार ने फैसला लिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। बिल्किस बानो मामले में सुनवाई 29 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख को सूचीबद्ध कर लिया है। याचिका में गुजरात सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें हत्या और दुष्कर्म के 11 दोषियों को रिहाई दे दी गई थी। याचिका में कहा गया कि मामले की जांच सीबीआई की निगरानी में हुई थी, इसलिए सरकार दोषियों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती है। इससे पहले बीते सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। दोषियों की रिहाई को लेकर हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा, गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही दोषियों को रिहा किया गया। रिमिशन पॉलिसी के तहत सभी दोषियों को जेल से छोड़ा गया। इस मामले में पीआईएल दाखिल होने का
कानून का दुरुपयोग किया गया है। ये जो मामला है इसमें PIL दाखिल होने का जो कानून है उसका दुरुपयोग किया गया है। रोजर बिन्नी बने BCCI के नए बॉस। आज मुंबई में हुई BCCI की AGM में सौरव गांगुली की जगह ले ली। क्या बिन्नी की नियुक्ति से दक्षिण राज्यों में बीजेपी को मदद मिलेगी? बीजेपी को हाल ही में केरल में कैथोलिक धर्म अध्यक्षों का समर्थन मिला। ऐसे में बिन्नी की नियुक्ति से केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर PFI के साथ सख्ती ईसाइयों को बीजेपी के नजदीक ला रही है, यानी कि इससे फायदा माना जा रहा है। रोजर बिन्नी जो BCCI के अध्यक्ष अब नए बॉस हैं, तो ऐसे में उनका बनना अध्यक्ष बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अंधेरी पूर्व उपचुनाव पर पवार के बयान से पटोले भड़के। शरद पवार ने ऋतुजा लटके को जिताने की अपील की थी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की उम्मीदवार है ऋतुजा लटके। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस को पत्र लिखा था। आखिरकार बीजेपी ने नहीं उतारा उपचुनाव में उम्मीदवार। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया और कहा, बीजेपी से तालमेल की कोशिश एनसीपी प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। BCCI सचिव जय शाह का ये बड़ा फैसला है। एशिया कप में पाक नहीं जाएगी टीम। जय शाह ने ये कहा, पाकिस्तान में होना है एशिया कप 2023 का आयोजन। पहले टीम इंडिया के पाक जाने के कयास लगाए जा रहे थे। आज BCCI की AGM में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई और इन्हीं में से एक एशिया कप 2023 का मसला भी रहा और उस मसले पर यह कहा गया जय शाह के द्वारा कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। दोस्त के साथ पार्टी करना बांग्लादेश के युवक को भारी पड़ गया। अब त्रिपुरा की जेल में अंतरचंद्र सरकार दोस्त के निमंत्रण पर सीमा पार पार्टी करने अंतरचंद्र पहुंचा था। दोस्त तपन चंद्र सरकार वैध वीजा पर त्रिपुरा आया था। बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र जिले के निवासी दोनों युवक हैं। दोनों को BSF के जवानों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने तपन को छोड़ा। अंतरचंद्र सलाखों के पीछे पहुंच गया। पाकिस्तान में उपचुनाव, इमरान की पार्टी की भारी जीत। 6 महीने पहले प्रधानमंत्री पद से इमरान हटे थे। 7 सीटों पर उपचुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 6 सीटें मिली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं इमरान खान। नतीजों के बाद इमरान खान जेल से जमानत पर रिहा हुए। विशेष अदालत ने 31 अक्टूबर तक के लिए जमानत दी है।